नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हिंदी रचनाओं का लेक्चर 8। तो इससे पहले हम 7 क्लासेस यानी कि 7 लेक्चर कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अभी तक अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो क्लासेस नहीं देखे हैं हिंदी रचनाओं की, तो यहाँ पर उन रचनाओं का लिंक आ जाएगा, तो उसमें जाके आप वो रचनाएँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हाल ही में रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो पुलिस का पेपर भी हुआ था, कांस्टेबल का, उसके अलावा पटवारी का पेपर भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस के पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे रचनाओं से, ठीक है, और पटवारी के पेपर में 2 रचनाएं आई थी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो मिनिमम 2 रचनाएं तो आ ही रही हैं। और उसके अलावा पुलिस के पेपर में 3 रचनाएं आई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आने वाला है उसमें वो 4 रचनाएं दे दे। कोई कुछ कह नहीं सकता। तो 2 से 4 रचनाएं तो आएंगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इन रचनाओं को अच्छे से करते हैं तो 2 से 4 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। ये जो रचनाएं हैं, ये पढ़ने में आपको याद करने में कितनी दिक्कतें होती होंगी वो सब लोग आप समझते हो, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप स्टोरी के माध्यम से याद करते हैं तो कितने ईजिली याद हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूला करो, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आई होप आप समझ सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इनका नाम है मंगलेश डबराल। तो पहले इनके बारे में बेसिक कुछ चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं उनको हम स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले आता है जन्म। तो इनका जन्म होता है 1948 में। कहाँ पे होता है? टिहरी के काफलपानी गांव में। तो मंगलेश डबराल जो है, हमें ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि मंगलेश डबराल का जन्म जो होता है वो आज़ादी के 1 साल बाद होता है। मतलब जब हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से तो उसके 1 साल बाद होता है। तो आज़ादी तो सबको पता होगा कि 1947 में मिली थी, तो उसके 1 साल बाद यानी कि 1948 में किसका जन्म होता है? मंगलेश डबराल जी का। अच्छा, आप इनकी ना मृत्यु को भी याद करना, क्योंकि ये जो इनकी जो मृत्यु है वो रिसेंटली 2020 में हुई थी। कोविड के कारण ये इनकी डेथ हुई थी, तो हो सकता है पेपर में आ जाए। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो 9 दिसंबर 2020 को होती है। तो जन्म होगा 1948 में और मृत्यु होगी 9 दिसंबर 2020 में। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। तो ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कितने में? सन 2000 में। किसके लिए मिला था? इनकी जो रचना थी हम जो देखते हैं, इसके लिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल को कब मिला था? 2000 में मिला था। किसके लिए? इनकी जो रचना है हम जो देखते हैं, ठीक है। तो 2000 में इनको क्या होता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है और 2020 में इनकी जो होती है डेथ हो जाती है। तो ये रचना ध्यान रख लेना। रचना का नाम क्या है? हम जो देखते हैं। और कब मिला? 2000 में मिला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं मंगलेश डबराल जी ने कुछ पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया है उनके ऊपर। तो इनमें से एक है जनसत्ता अखबार। तो ये अखबार आपने आजकल भी देखा होगा, आजकल भी चलता है जनसत्ता अखबार। तो उसका संपादन इन्होंने कर रखा है। इसके अलावा हिंदी पैट्रियाट, प्रतिपक्ष और पूर्वाग्रह और अमृत प्रवाह। तो ये 4 ऐसी पत्रिकाएँ हैं जिनका इन्होंने संपादन कर रखा है। तो इनमें ये चारों थोड़ा इनके नाम ध्यान रख लेना कि हिंदी पैट्रियाट है, प्रतिपक्ष है, पूर्वाग्रह है और अमृत प्रवाह है। तो ये 4 पत्रिकाएं हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। ये कौन जुड़े हुए थे नेशनल बुक ट्रस्ट से? ये मंगलेश डबराल। एक बार पेपर में क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति या कौन से साहित्यकार आकाशवाणी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आकाशवाणी से कौन जुड़े हुए थे? वो सुमित्रानंदन पंत जी जुड़े हुए थे। तो वैसे ही जैसे आकाशवाणी से सुमित्रानंदन पंत जी जुड़े हुए थे, तो वैसे ही नेशनल बुक ट्रस्ट से कौन जुड़े हुए थे? मंगलेश डबराल जुड़े हुए थे। अब आ जाते हैं हम इनकी रचनाओं पर। और इनकी रचनाओं में जो पहला पोर्शन है वो है काव्य संग्रह का। काव्य संग्रह मतलब कविताएं, ठीक है। तो जो कविताएं हैं, ये जो स्टोरी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें मंगलेश डबराल की जितनी भी रचनाएं हैं उनको हम स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। और वो सारी रचनाएं क्या होंगी? वो उनका काव्य संग्रह यानी कि कविताएं होंगी। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू कर दूं उससे पहले एक छोटा सा चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मंगलेश डबराल जी के बारे में थोड़ा इतना अपने दिमाग में एक इमेज बना लो कि मंगलेश डबराल जी जो थे, तो इनके पेरेंट्स बचपन में एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। तो ये अकेले रहते थे। तो मंगलेश डबराल जी अकेले रहते थे, कोई नहीं था इनका, मतलब पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों नहीं थे। तो ये थोड़ा सा बस इतना दिमाग में ध्यान रख लो, ओके। तो अब क्या होता है? मंगलेश डबराल, ठीक है, किसकी रचनाएं हैं? मंगलेश डबराल जी की। तो
तो इसलिए स्टार्टिंग में उनका नाम आ गया। मंगलेश डबराल तथा उनकी संगतकार कविता। ठीक है, तो संगतकार का नाम क्या है? कविता। अच्छा, संगतकार मतलब क्या है? संगतकार मतलब ये समझ सकते हो कि जो किसी की संगत में रहता है। जैसे बोलते हैं ना हमसफ़र, एक शब्द आता है ना हमसफ़र। अगर मतलब जो कपल होते हैं तो वो बोलते हैं ना एक दूसरे के हमसफ़र हैं, कि हमसफ़र हस्बैंड वाइफ होते हैं हमसफ़र, या अगर कोई रिलेशनशिप में है आप उनको मान सकते हो। तो वैसे ही संगतकार भी है। तो मंगलेश डबराल को क्या होता है, एक लड़की से प्रेम हो जाता है, और मंगलेश डबराल टिहरी के हैं तो ये गढ़वाली होते हैं, और जिस लड़की से प्रेम होता है वो लड़की होती है क्या, दूसरे रिलीजन की। आप इसको ये समझ लो, दूसरे रिलीजन की होती है। तो अब दूसरे रिलीजन की होती है तो अब शादी के लिए तो आपको पता है कि सोसाइटी अलाउड नहीं करती है, घर वाले अलाउड नहीं करते हैं। किसके घर वाले? लड़की के, क्योंकि मंगलेश डबराल के तो घर वाले हैं नहीं। तो लड़की के घर वाले ये मान सकते हो आपकी काफ़ी रिच रहते हैं। तो आपने साउथ की मूवीज़ देखी हुई है ना अगर, तो साउथ की मूवीज़ में ऐसा होता है ना कि जब हीरो और हीरोइन शादी करते हैं तो हीरोइन के घर वाले नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले होता है, हीरो नॉर्मल सा होता है, हीरो ज़्यादा अमीर नहीं होता है। तो हीरो जब हीरोइन को भगा के ले जाता है तो उसके पीछे पीछे ना जो लड़की के पेरेंट्स हैं, लड़की के पापा वगैरह जो भी हैं, वो अपने आदमी को भेजते हैं, और वो देखा होगा कि वो उनको ना हीरो को मारने के लिए चले जाते हैं, मतलब उन दोनों को अलग करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत सिनेरियो हम इस स्टोरी में बना देते हैं। ठीक है, तो मंगलेश डबराल तथा उनकी संगतकार कविता। तो कविता इसलिए लाया हूँ मैं यहाँ पे, संगतकार का नाम कविता इसलिए लाया हूँ जिससे कि आपको ये याद रहे कि इस स्टोरी में जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो सारी की सारी कविताएं हैं। तो संगतकार समझ गए ना, यहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड आप मान के चल सकते हो, और गर्लफ्रेंड नहीं, रिसेंटली उन्होंने इससे शादी की है। ठीक है, तो शादी कर दी है अब, तो अब ये उनकी वाइफ हो गई है। तो मंगलेश डबराल तथा उनकी संगतकार कविता के पीछे नए युग के शत्रु पड़ गए थे। तो नए युग के शत्रु कौन से? अब नए युग के शत्रु आप ऐसे मान सकते हो ना, नया युग में बोलते हैं ना कि कास्ट वगैरह कोई नहीं देखता है, इंटरकास्ट वगैरह बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब कर देते हैं। तो जो हमारा नया युग है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो रूढ़िवादी सोच है ये पहले लोगों की थी, अब उतनी नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी है, तो आप उनको नए युग के शत्रु मान सकते हो आप। ठीक है, तो मंगलेश डबराल तथा उनकी संगतकार कविता के पीछे नए युग के शत्रु पड़ गए थे, इसलिए वे लोग रात को घर जा रहे थे। तो अब भाई मंगलेश डबराल ने कविता से शादी कर ली है, उनकी जो संगतकार है कविता से शादी हो गई। अब शादी होने के बाद मंगलेश डबराल उसको घर लेके तो जाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं ना कि वो मतलब वहीं रहेंगे, शहर में तो रह नहीं सकते हैं क्योंकि लड़की के पापा के गुंडे सब जगह फैले हुए हैं। तो वो उसको लेकर के अपने घर जाते हैं। अब वो दिन में नहीं जाते हैं घर, क्योंकि दिन में उनको ये रहता है कि हमको वो लोग पकड़ लेंगे। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, मंगलेश डबराल तथा उनकी संगतकार वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग रात को घर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वे लोग रात को घर जा रहे थे। तभी क्या होता है, तभी कविता को पहाड़ पर लालटेन जलती हुई दिखती है। अब जब ये लोग रात को जा रहे थे, ठीक है, तो रात को आपने देखा होगा कि पहाड़ों में क्या होता है, अंधेरा होता है, लोग जल्दी जल्दी खाना वाना खा लेते हैं, सब लोग लाइट वाइट बंद कर देते हैं, तो पूरा अंधेरा होता है। तो एक पहाड़ पे ना कोई लालटेन जल रही थी। लालटेन समझते हो ना, पहले यूज़ करते थे जब लाइट वगैरह नहीं होती थी। तो पहाड़ पर क्या होता है, कविता को लालटेन जलते हुए दिखती है। तो जैसी लालटेन जलते हुए देखी, उसने तुरंत डबराल को बताया। तो डबराल ने उससे कहा, हम जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप कभी नोटिस करो कि आपको याद होगा बचपन में या कभी भी अगर आप अंधेरे में कहीं जाते हो और आप अकेले होते हो या आपके साथ एक दो दोस्त होते हैं आपके, तो दूर से अगर कोई चीज़ है ना, दूर कोई चीज़, जैसे कोई दूर कोई झाड़ी है या कोई छोटा सा पेड़ है या बड़ा सा जो भी है, तो आप इतने डरे हुए रहते हो ना, तो आपको उस चीज़ में, उस झाड़ी में, उस पेड़ में या उस चीज़ में क्या होता है, कोई ना फिगर बनने लग जाता है, कोई आकृति से दिखने लग जाती है। ठीक है, जैसे कोई वहाँ पे कोई इंसान खड़ा है या कोई भूत खड़ा हुआ, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपका डर आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी होता है, अंधेरे में ऐसे ही होता है। तो वैसे ही डबराल ने उससे कहा, किससे? अपनी संगतकार कविता से, कि हम जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। तो जब आप दूर से वो देखते हो, वो झाड़ी होती है तो उस पर कोई आदमी सा बना हुआ है, जब आप पास जाते हो तब आप देखते हो अरे ये तो झाड़ी है। तो वैसे ही वो डबराल क्या अपनी संगतकार को बोलता है कि हम जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। तो कविता बोलती है अच्छा ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो लोग रात होने की वजह से घर का रास्ता भी भूल चुके होते हैं। अच्छा, रात बहुत ज़्यादा थी, इतनी रात थी ना, तो वो घर का रास्ता ही भूल गए और वो गलत रास्ते पे चले गए। तभी क्या होता है कि एक जगह आवाज़ हुई, बगल में कहीं पे, तभी एक जगह क्या हुई, आवाज़ हुई। और रात को आपको पता है कि थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो बहुत ज़ोर से सुनाई देती है, अगर दूर भी कहीं आवाज़ हुई। तो जहाँ पे वो आवाज़ हुई, जिस जगह से वो आवाज़ आ रही थी, तो ये लोग ना उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं और वहाँ आगे मतलब कोई रह रहा था तो ये उसके साथ जाते हैं, तो वहीं ये अपनी रात गुजारते हैं। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम कल आगे मूव करेंगे। तो बस स्टोरी यहीं पे है।
ठीक है, यहीं तक खत्म है। तो अब जो ये स्टोरी है, अब आज इसमें देखो कि रचनाएं हैं क्या। तो रचनाएं जो हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको कि मंगलेश डबराल तथा उनकी संगतकार, संगतकार का नाम क्या है, कविता। कविता आ रहा है, यानी कि पूरी स्टोरीज में क्या है, जो भी रचनाएं हैं वो कविता है, ये काव्य संग्रह है। तो पहले ही हमारी रचना है संगतकार। तो प्रश्न आएगा कि संगतकार किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा किसकी, मंगलेश डबराल की रचना है ये, मतलब किस प्रकार की रचना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कविता हो जाएगी। आप इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत करो कि हमको याद कैसे रहेगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार इसको बड़े ध्यान से सुनते हो ना, और पूरी सुनते हो, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको उसके बाद भले लगेगा कि मेरे को याद नहीं हुआ, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे ना तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगी। ये जो पूरी स्टोरी है ना, ये आपके दिमाग में ऐसे गूंजेगी ना उस टाइम पे। तो संगतकार से हो जाएगा क्या, संगतकार कविता किसकी है, मंगलेश डबराल की। फिर उसके बाद क्या है कि मंगलेश डबराल तथा उनकी संगतकार कविता के पीछे नए युग के शत्रु पड़ गए थे। अब दूसरा आ गया नए युग के शत्रु। तो फिर से वही प्रश्न आएगा कि नए युग के शत्रु किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी मंगलेश डबराल की, और ये भी किस प्रकार की रचना है, ये भी कविता है। इसलिए वे लोग रात को जा रहे थे, इसलिए वे लोग रात को घर जा रहे थे। तो मैंने बताया था ना क्यों जा रहे थे, तो इसलिए वे लोग रात को घर जा रहे थे क्योंकि दिन में उनको डर था कि कोई पकड़ ना ले। तो तभी जब वो घर जा रहे थे तो तभी क्या होता है, तभी कविता को पहाड़ पर लालटेन जलते हुए दिखी। क्या दिखी, पहाड़ पर लालटेन। तो प्रश्न आएगा कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो पहाड़ पर लालटेन ये रचना हो जाएगी मंगलेश डबराल जी की, और ये भी क्या है, इनका काव्य संग्रह है। तो जब कविता को पहाड़ पर लालटेन जलती हुई दिखती है तो उसने तुरंत डबराल को बताया। तो डबराल ने उससे क्या बोला, जैसे उसने डबराल को बताया ना कि अरे वो देखो कि वहाँ ना पहाड़ पे लालटेन जल रही है, शायद वहाँ कोई है। तो तब डबराल ने क्या कहा, तो डबराल ने कहा कि हम जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। ठीक है, तो हम जो देखते हैं ये किसकी रचना हो जाएगी, ये भी हो जाएगी मंगलेश डबराल की। और किस प्रकार की रचना, ये भी हो जाएगा काव्य संग्रह। ओके, तो उसके बाद वो लोग रात होने की वजह से घर का रास्ता भी भूल चुके थे। किसके घर का, मंगलेश डबराल के घर का रास्ता, उसके गांव में जो उसका घर था ना, गांव का रास्ता है, उसके गांव के घर का रास्ता भूल चुके थे। तो प्रश्न आएगा कि घर का रास्ता किसकी रचना है, तो क्या कौन भूल चुका था घर का रास्ता, मंगलेश डबराल। तो ये मंगलेश डबराल की रचना हो जाएगी। ठीक है, और ये भी काव्य संग्रह है। तो तभी क्या होता है कि वहाँ एक जगह आवाज़ हुई, क्या हुई, आवाज़ हुई। तो जब एक जगह आवाज़ हुई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार कि उस डायरेक्शन में चलते हैं। तो जब ये वहाँ गए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब रात बहुत हो गई है तो हमको यहीं रहना चाहिए, जंगली जानवरों का भी डर है, फिर सुबह चले जाएंगे। तो प्रश्न आएगा कि एक जगह आवाज़, ठीक है, एक जगह आवाज़, ये जो रचना है ये एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। तो ये जो रचना है एग्जैक्ट इसका नाम है आवाज़ भी एक जगह। ठीक है, आवाज़ भी थोड़ा लिखा नहीं जा रहा ढंग से। तो आवाज़ भी एक जगह किसकी रचना हो जाएगी, ये हो जाएगी मंगलेश डबराल की। देखो पूरा याद नहीं करना है, बस आवाज़ एक जगह लिखा हुआ ना, एक जगह आवाज़ हुई, तो आवाज़ एक जगह हुई या एक जगह आवाज़ हुई, तो इससे आप ये रचनाएं आपके दिमाग में आ जाएगी। देखो हमेशा पूरे याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो 4 ऑप्शन आते हैं ना, उनमें से सबसे जो मिलता जुलता होगा वो ऐसी रचना होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि आपने इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर रखा है। तो इसलिए मतलब ये मत सोचा करो कि यार कि पूरी रचना तो ये है, मैंने ऐसे याद करा रखा। ठीक है, तो इनफ है, आवाज़ एक जगह, ये चीज़ इनफ है याद करने के लिए। ओके, तो इनका काव्य संग्रह हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है इनके गद्य के ऊपर। तो जो गद्य है, ठीक है, तो जैसे पद्य होता है ना, पद्य में क्या होता है कि काव्य वगैरह पद्य में आ जाती है। तो इनके जो गद्य हैं, यानी कि जो इनकी कहानियाँ उपन्यास वगैरह जो भी हैं, तो उनके ऊपर आ जाती हैं। देखो यहाँ पे मैंने इस स्टोरी में कहानी या उपन्यास अलग अलग नहीं लिखा रखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बता ही नहीं रखा है कि उपन्यास क्या है, कहानी क्या है। और मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि सिलेबस की जितने, एक काम कर लो आप लोग, सबसे पहले आपके सिलेबस में जो रचनाकार है ना, एक बार उनको देख लो, एक बार उन रचनाकारों को देख लो कि कौन कौन से हैं। पेपर में भी, क्योंकि आपने कांस्टेबल के पेपर में भी देखा था। ठीक है, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे कि जो आपके मतलब 3 एलिमिनेट हो रहे थे उस वाले में। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी या कौन सा आंसर था उसका, एक क्वेश्चन आया था ना, तो 3 एलिमिनेट हो रहे थे उसमें आराम से, क्योंकि वो सिलेबस में थे ही नहीं। परसों जो पटवारी का पेपर हुआ उसमें भले जो पोयम पूछी थी उन्होंने, ठीक है, उसमें भले जो काव्य पूछा था, वो पंक्तियां जो पूछी थी वो टफ पंक्तियां थी, लेकिन उसको आप कर सकते थे इजीली। कैसे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे। अब उसके बाद कौन सा बच रहा था, मंगलेश डबराल बच रहा था और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बच रहे थे। ठीक है, तो उन दोनों में से अगर आप तुक्का भी मारते ना, गैस भी, तो आपके सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक बार हिंदी के सिलेबस में जो रचनाकार हैं उनको एक बार देख जरूर लेना, उनके नाम जरूर देख लेना कि कौन कौन से हैं, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर को सही कर लो, अगर कोई टफ टाइप का क्वेश्चन आ भी गया तो।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंगलेश डबराल जी क्या रहते थे, अकेले रहते थे, ठीक है। तो मंगलेश डबराल शादी से पहले अकेले रहते थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब उनके पेरेंट्स नहीं थे तो उनकी लाइफ में क्या था, बहुत ज़्यादा अकेलापन था। यार अकेलापन तो होगा ही ना, जो जिसके पेरेंट्स नहीं हो गए, जो अकेले रहेगा, अकेलापन तो होगा ही। तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन था, ठीक है। और वो क्या करते थे, लेखक की रोटी से अपना गुजारा करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक लेखक थे, ठीक है। मंगलेश डबराल क्या थे, एक लेखक हैं, तभी तो आपके हिंदी की सिलेबस में है वो। तो वो एक लेखक थे और वो पैसे कमा के, मतलब वो लिखने के बाद उनको बेचते थे और उससे अपना गुजारा करते थे। तो जैसे बोलते हैं ना कि रोटी पानी का गुजारा कहाँ से होता है, जैसे क्या करते हो भाई तुम, तो लेखक की रोटी से अपना गुजारा करते थे, ठीक है। बस इतना सा है। क्या है, मंगलेश डबराल जी अकेले रहते थे, ये तो आपको पता है, इसलिए उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन है। और वो क्या थे, लेखक थे और लेखक की रोटी से अपना गुजारा करते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा अकेलापन। तो अकेलापन किसकी रचना है? अकेलापन रचना नहीं है, अकेलापन से हमें कुछ याद करना है। और अकेलापन से हम क्या याद करेंगे? अकेलापन से हम याद करेंगे क्या? कवि का अकेलापन। क्या करेंगे याद? कवि का अकेलापन, ठीक है। तो कवि का अकेलापन किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा अकेलेपन से। अकेलापन आ रहा है ना, बहुत है, याद मत करो कवि का एक अकेलापन भी, वहाँ पे ऑप्शन में कवि का अकेलापन होगा और आप एकदम से समझ जाओगे। दूसरा क्या है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन था और वो लेखक की रोटी से अपना गुजारा करते थे। किससे? लेखक की रोटी से। तो दूसरी रचना क्या हो जाएगी? दूसरी रचना हो जाएगी लेखक की रोटी। तो लेखक की रोटी किसकी रचना है? ये भी हो जाएगी मंगलेश डबराल की। और दूसरा क्या है, कवि का अकेलापन, ये भी क्या हो जाएगा? मंगलेश डबराल का। तो एक बार जो इनकी जो स्टोरीज है ना, हम उनको क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्या बोला था मैंने स्टोरी में? काव्य की जो स्टोरी थी कविताओं की, उसमें मैंने क्या बोला था? उसमें कहा था मैंने, मंगलेश डबराल तथा उनकी संगतकार कविता के पीछे नए युग के शत्रु पड़ गए थे, इसलिए वे लोग रात को घर जा रहे थे, तभी कविता को पहाड़ पर लालटेन जलते हुई दिखी। तो उसने तुरंत डबराल को बताया। तो डबराल ने क्या कहा कि हम जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। तो कविता ने कहा ठीक है। तो वो लोग रात होने की वजह से घर का रास्ता भी भूल चुके थे, तभी क्या होता है, एक जगह आवाज़ हुई और वे वहाँ चले गए। तो ये जो स्टोरी है, इसमें मंगलेश डबराल जी की जो सारी रचनाएं हैं एनसीईआरटी में जो है, मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो और भी रचनाएं होंगी लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम उनको क्यों फालतू में करें? वैसे ही पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो ज़बरदस्ती फालतू में क्यों अपने दिमाग में वो चीज़ें भरनी है जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो ये इनका काव्य संग्रह हो जाएगा। और गद्य में क्या था? गद्य में था कि मंगलेश डबराल शादी से पहले अकेले रहते थे, इसलिए उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन था और वो क्या करते थे, लेखक की रोटी से अपना गुजारा करते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया मंगलेश डबराल जी की रचनाएं। मंगलेश डबराल जी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, तो अगली बार हो सकता है कि इनकी रचनाओं से कोई क्वेश्चन दे दे वो। तो फिर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और अपने सुझाव या अपना फीडबैक कमेंट के रूप में ज़रूर दिया करो। उसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इन वीडियोज़ को ना अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।